हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। चलिए सर, आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें। सबसे पहली बात, ये क्लास सीए, सीएस और सीएम में सभी स्टूडेंट के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा कोई भी स्टूडेंट जिसके सब्जेक्ट टैक्स है, जिसके अंदर टैक्स का एग्जाम है, उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, अब चाहे वो बीकॉम का ही स्टूडेंट क्यों ना हो। हालांकि इस क्लास को बनाते समय फोकस सीए, सीएस, सीएमए के स्टूडेंट के लिए ही रखा गया है। दूसरी बात, आज की क्लास जो है ना सर, वो एक रिवीजन क्लास है। मेरा रेगुलर बैच भी होता है, रेगुलर क्लास अलग होती है। मैं चाहूंगा स्टूडेंट मुझसे रेगुलर क्लास वाली एक्सपेक्टेशन ना ले, वो रिवीजन क्लास वाली एक्सपेक्टेशन ले। हाँ, रिवीजन क्लास वाली एक्सपेक्टेशन का मतलब है, मैं भी ये मान के चलता हूं कि स्टूडेंट ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनको थोड़ा बहुत आता है, आज की क्लास में वो सिर्फ रिवीजन करने के लिए ही आए हैं। एक और जरूरी बात, जब हम रिवीजन करते हैं ना तो हमारा फोकस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारा फोकस होता है कि सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाने चाहिए, कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक की बात एक लिमिटेड तरीके से की जाए, कम समय में सारा पढ़ लिया जाए, इसे ही रिवीजन कहते हैं। रिवीजन का दूसरा नाम होता है, हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, गागर में सागर। गागर में सागर यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कह देना, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम लगाया जाएगा लेकिन ज्यादा कवर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। आज हम वही करने वाले हैं। तो रेगुलर बैच की एक्सपेक्टेशन मत रखना, रिवीजन क्लास की एक्सपेक्टेशन रखना। तीसरी बात, हम रिवीजन किसकी करने वाले हैं। सर देखिए, अगर मैं टैक्स के पेपर की बात करूं तो आज इंडिया में दो ही टैक्सेस हैं जिसको हमने पढ़ना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस में दोनों हैं, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट में आज एक ही आता है, इनकम टैक्स। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो उसमें दो आते हैं, एक आता है जीएसटी और एक आता है कस्टम। हालांकि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कस्टम सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बात करूं सीएस और सीएमए के स्टूडेंट्स की तो उनके जीएसटी भी सिलेबस में है और कस्टम भी सिलेबस में है। तो देखा जाए तो हमें तीन चीजें पढ़नी है, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम। सही है। तो आज की क्लास ना हम इनकम टैक्स के रिवीजन से नहीं शुरू करेंगे, हम लोग जीएसटी के रिवीजन से शुरू करेंगे। मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूं, पहले जीएसटी का रिवीजन कराऊंगा, देन कस्टम का रिवीजन करवाऊंगा एंड देन पूरे इनकम टैक्स का आपको रिवीजन करवाऊंगा। एक और बात, ये रिवीजन मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि लगभग हर रोज, एक आध दिन बीच में गैप भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक चैप्टर को मैं रिवाइज करवा दिया करूं आपके साथ। राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने जीएसटी की रिवीजन। अब सर, मैं जीएसटी की रिवीजन भी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा क्यों ना हम सबसे पहले ये पढ़े, व्हाट इज टैक्स। सर ये क्यों पढ़ रहे हो आप, जीएसटी पढ़ो ना। सर मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जीएसटी भी तो एक टैक्स है, इनकम टैक्स भी एक टैक्स है, कस्टम भी एक टैक्स है। जो पढ़ रहे हैं वो टैक्स ही तो है। जीएसटी की भी फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही तो है, तो टैक्स ही तो पढ़ना है। तो क्यों ना क्लास की शुरुआत, रिवीजन की शुरुआत टैक्स के नाम से की जाए, टैक्स के शब्द से की जाए, यहां से शुरू की जाए जर्नी, और फिर जीएसटी, कस्टम और इनकम टैक्स को खत्म किया जाए। सही है। ओके सर, देखिए जब भी मैं फेस टू फेस क्लास में पढ़ाता हूं ना, अब तो कोरोना की वजह से कोई फेस टू फेस क्लास हो ही नहीं रही है, लेकिन फेस टू फेस क्लास में जब भी पढ़ाता था तो मैं स्टूडेंट से पहले दिन पहला क्वेश्चन पूछता था, आपके हिसाब से टैक्स क्या है। मैं बोलता था कि मैं तो रिवाइज करवाऊंगा, मैं तो आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से टैक्स क्या है। सर स्टूडेंट ना बड़े सारे आंसर देते हैं, बड़े सारे स्टूडेंट डिफरेंट आंसर देते हैं। मजे की बात है, सबके आंसर कहीं ना कहीं सही होते हैं। कोई कहता है टैक्स हमें सरकार को देना है, कोई कहता है टैक्स फाइनेंशियल टर्म में देना होता है, कोई कहता है टैक्स देना कंपलसरी है, कोई कहता है टैक्स लायबिलिटी है। लगभग हर बच्चे ने सही जवाब दिया, लेकिन किसी ने यह जवाब नहीं दिया कि टैक्स गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। हर कोई टैक्स को टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने में लगा हुआ है, हर कोई टैक्स को असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करने में लगा हुआ है। भाई अगर असेसी के लिए टैक्स कुछ है तो गवर्नमेंट जिसको मिल रहा है उसके लिए भी तो टैक्स कुछ है। तो चलिए सर, आज की क्लास में मैं टैक्स का मीनिंग दोनों तरफ से डिफाइन करूंगा। मैं बताऊंगा गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है और असेसी के लिए टैक्स क्या है। सुनिए सर, मैंने ना पूरा क्लास जो है वो पीपीटी बना रखी है, पूरी क्लास मैंने पीपीटीज में बना रखी है। देखिए जब मैं रेगुलर क्लास लेता हूं ना, रेगुलर बैच, तो बुक भी खुलती है, पीपीटीज भी खुलती है, साथ में क्वेश्चन बैंक भी खुलता है, बहुत सारी चीजें खोल के हम पढ़ाना शुरू करते हैं और बड़ा धीरे धीरे इन डेप्थ होकर हम चलते हैं। लेकिन रिवीजन क्लास में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आज हमारी क्लास में सिर्फ पीपीटी खुलेंगी, आपको सब लिखा हुआ दिखाई देगा और मैं फटाफट पढ़ाते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा आपको।
थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं सर, शुरू में बच्चे बोल रहे होंगे जल्दी जल्दी शुरू करो सर, जल्दी जल्दी शुरू करो। थोड़ा सा रुक जाओ, सुन लो आराम से, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद तो हमने रुकना ही नहीं है। तो थोड़ा सा शुरुआती बातें हो जाएंगी तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए सर, टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सर गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है? सर गवर्नमेंट के लिए टैक्स कमाई है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स इनकम है। बिल्कुल सही। टैक्स इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सर देखिए, जिस तरह घर के हेड ऑफ द फैमिली को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो पैसे अपने घर के मेंबर से मांगता है, इसी तरह देश चलाने के लिए देश के हेड को पैसे चाहिए होते हैं और वो भी पैसे अपने ही लोगों से मांगता है, यानी कि पब्लिक से। और वो कोई भीख नहीं मांगता, वो अपने हक से मांगता है कि आप मेरी पब्लिक हो, मैं आपके लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, तो आप ही तो पैसे दोगे। और उस पैसे को लेने का जो जरिया है ना, जो नाम है, उसका नाम रखा गया टैक्स। सो टैक्स इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सर टैक्स एक रेवेन्यू है जो जनता से लिया गया है, जनता के भले के ही लिए लिया गया है। हालांकि हम इस बात का डिस्कशन नहीं करेंगे कि जनता से कितना लिया जाता है और उसमें से कितना जनता के भले के लिए ही यूज किया जाता है, ये बात हम ना ही डिस्कस करें तो अच्छा। जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रहने देते हैं। तो सर फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम द टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अब हम बात करेंगे टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू। सभी लोग इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सर मैंने लिखा है कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है। अगर आप पर ऑब्लिगेशन बनता है टैक्स का देना, अगर आपका टैक्स देना बनता है तो आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं दूं ना दूं मेरी मर्जी, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सर मैं ना इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा आपको टैक्स की डेफिनेशन दिखाना चाहता हूं। मेरे पास ना टैक्स की कुछ डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन है। देखिए ये डेफिनेशन मैंने ना कोई सीए के स्टडी मटेरियल से चोरी कर रखी है मतलब कॉपी कर रखी है, कोई सीएस के स्टडी मटेरियल से, कोई सीएमए के स्टडी मटेरियल से। तो टैक्स का मतलब जहां जहां जिस स्टडी मटेरियल में जो लिखा था ना, मैंने सब कॉपी करके एक ही जगह लिख लिया। आप सारा ही पढ़ लो ना, टैक्स का मतलब क्या सब पढ़ लो। पहला लिखा हुआ है, ए टैक्स में बी डिफाइंड एज ए पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी बर्डन का मतलब फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर टू सपोर्ट टू गवर्नमेंट। टैक्स एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन है, या तो इंडिविजुअल के ऊपर या किसी वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर, टू सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अ पेमेंट एग्जैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर अथॉरिटी। इसका मतलब है एक तरह से ये हफ्ता वसूली है। एग्जैक्टली हफ्ता वसूली नहीं बोलेंगे हम, हफ्ता वसूली है मतलब वसूली है। ये एक तरह से वसूली की जाएगी लोगों से, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ गन, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट। तो लीगल तरीके से आपसे वसूल किए जाएंगे। सेकंड, ए टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरली पेमेंट और डोनेशन। ये कोई मर्जी या दान नहीं है, बट हैज एन इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको देना पड़ेगा, एग्जैक्टेड आपसे लिया जाएगा, परमानेंट टू द लेजिस्लेचर अथॉरिटी। इन अदर वर्ड्स, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। सर आज आप बसेस चलती हैं, आज पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, आज रोड बनी है, ब्रिज बनी है, ये सब चाहिए तो आपको फिर देने पड़ेंगे पैसे टैक्स के रूप में। फोर्थ देखिए, टैक्स इज द प्राइस विच वी पे फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी। सर समाज में दंगे ना हो, समाज में लोग एक दूसरे को काटना मारना शुरू ना कर दें, सिविलाइज तरीके से रहें, सभ्य तरीके से रहें, उसके लिए पुलिस का प्रबंध होना चाहिए। इन सभी चीजों की कीमत है टैक्स, इन सभी चीजों की कीमत है टैक्स। टैक्स इज द प्राइस फॉर विच वी पे फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। टैक्स इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स एक तरह से फाइनेंशियल है। सर टैक्स कोई काइंड में नहीं होता। आपने टैक्स देने थे, आपने गवर्नमेंट को बोला इस पर कंबल ले लो, हमारे पास तो कंबल रखे, आप टैक्स के रूप में कंबल ले लो, ऐसे नहीं होता। इट्स ए फाइनेंशियल चार्ज लेवी इम्पोज्ड अपॉन ए पर्सन बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। दोबारा चलते हैं, टैक्स गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूं, अब मैं बात कर रहा हूं टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है। ध्यान सुनना, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सर इस लाइन को याद कर लो, टैक्स का मतलब है कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। हालांकि अभी अभी अपने टैक्स की 5 डेफिनेशन पढ़ी है, मैंने उन 5 से एक अलग और लिख दी। मैंने एक सिंगल डेफिनेशन बनाई है, सिंगल लाइन, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। एक कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको देनी पड़ेगी। सर मैं बताऊं कंपल्सरी का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सर क्या कोई एसएससी, क्या कोई टैक्स पेयर सरकार को यह कह सकता है कि सर मैंने 2 लाख का टैक्स दिया है, आप बदले में 2 लाख रुपए तक मेरे लिए क्या करोगे? सोचिए सर, अनिल अंबानी 1400 करोड़ रुपए का टैक्स देता है, मुकेश अंबानी 1400 करोड़ का टैक्स देता है। क्या मुकेश अंबानी सरकार को यह कह सकता है कि आप मेरे लिए 1400 करोड़ का क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं।
टैक्स कोई बदले में नहीं मिलेगा, रेसिप्रोकल नहीं है कि जितना आपने दिया उतना कुछ आपको मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, बदले में आपको मिले या नहीं मिले दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टैक्स आपको देना बनता है तो आपको देना पड़ेगा, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अब सर क्वेश्चन ये आता है विच गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है विच गवर्नमेंट। सर ऐसा क्वेश्चन क्यों? सर ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। विच गवर्नमेंट का मतलब है, देखिए सर, इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहां दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट ईच स्टेट का चीफ मिनिस्टर। अगर मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली की बात करूं तो केजरीवाल जी। चलिए मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली की बात करूंगा स्टेट साइड से, और मैं सेंटर की तरफ से तो फिर मोदी जी की बात करूंगा, वहां तो पूरा देश मोदी जी की बात करेगा। तो सर इंडिया में दो गवर्नमेंट है जो पैरेलल रन करती है, सेंटर भी स्टेट भी। सेंटर जो है वो मोदी जी आ गए, स्टेट के लिए मैं केजरीवाल जी को ले लेता हूं। अगर आप यूपी में हैं तो आप योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, अगर आप मुंबई में हैं तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, अगर आप पंजाब में हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले लीजिए, जैसा भी आपको समझ में लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं दिल्ली में हूं, सेंटर में है मोदी जी और स्टेट में है केजरीवाल जी। मेरा क्वेश्चन है टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? प्लीज टेल मी, टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल को या स्टेट को? बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। कई बच्चे कहते हैं सेंट्रल को जाएगा। मैंने फेस टू फेस में पूछता हूं, वो क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। कह रहा सर सेंटर को जाएगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कह रहा मेरा दिल कह रहा है, कह रहा मेरे दिल से आवाज आ रही है टैक्स तो सेंटर का ही है, मोदी जी लेंगे टैक्स तो। मैं कहा भाई ये दिल है या मतलब दिल की बात नहीं चलने वाली, यहां पे आपको बताना पड़ेगा कौन सी गवर्नमेंट लेगी और वो कहां लिखा है। आइए सर मैं बताता हूं टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है। सर हमारे एक भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया था, और आप देख लो सबसे बड़ा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें एक 7 शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्टें बनी हुई है। एक लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। बी.आर. अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान बनाया तो उन्हें पता था ये जो सरकारें हैं ये आपस में लड़ेंगी, सेंट्रल बोलेगी मैं टैक्स लूंगी, स्टेट बोलेगी मैं टैक्स लूंगी। तो उन्होंने इस झगड़े को शुरू में ही खत्म कर दिया था। उन्होंने बोला देखो जी मैंने 3 लिस्टें बनाई है, जिन मैटर्स जिन टैक्स का नाम मैं यूनियन लिस्ट में लिखूंगा उनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। हालांकि लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, मेरी बात सुनना, जो मैटर यूनियन लिस्ट में आएगा उसके ऊपर जो लॉ बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन पार्लियामेंट फिर लेटर ऑन जो है ना वो पावर डेलीगेट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि वो ड्यूटी का कलेक्शन करना, उसे यूज करना, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट लिस्ट में जो मैटर आएंगे उनके ऊपर लॉ बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर, और फर्दर पावर डेलीगेट कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट के पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है सर, आइए मैं बताता हूं इंडिया में कौन कौन से टैक्सेस हैं जो इन लिस्टों में आते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, मैंने बताई दिया आपको। लॉ बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है, लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन वो फर्दर डेलीगेट पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देगा। तो हम ऐसे ही बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैटर यूनियन लिस्ट में आएगा जिसके ऊपर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। मतलब ये पावर एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है, इसके अंदर दूसरी गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स। हालांकि वहां पर अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना एंट्री नंबर 82, तो वहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब वहां लिखा टैक्स ऑन इनकम अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। कई लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम को माफ कर रखा है। माफ क्या कर रखा है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा दे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो एंट्री नंबर 82 है, जिसकी मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा पाती है, उसी ने मना कर रखा है कि भाई अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम है। आप किसी भी इनकम पर टैक्स लगाओ, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की मत सोच लेना, वो पावर आपके पास नहीं है। तो सर अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स जो है वो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो आप बोलना सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और तुम्हें कैसे पता? आप बोलना सर ये बात एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। सर रिवीजन है, थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूं, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ने वाला हूं, लेकिन एक बार शुरुआती है, थोड़ा थोड़ा धीरे चलूंगा, लेकिन फिर स्पीड पकड़ लूंगा। एंट्री नंबर 83 में लिखा हुआ है
कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी भी सेंट्रल लेवल के अंदर आती है, और मुझे लगता है आनी भी चाहिए। सर कस्टम ड्यूटी मतलब होता है इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी या एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी। आपको क्या लगता है लोकल सा मैटर है या इंटरनेशनल मैटर है? अरे सर ये लोकल सा मैटर थोड़ी है, ये तो इंटरनेशनल मैटर है। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी ये तो सेंट्रल के पास होता है तभी अच्छा है। ओके, तो एक तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एक कस्टम ड्यूटी लेती है, तीसरा एंट्री नंबर 84 में लिखा हुआ है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैं देखिए सर मैंने सेंट्रल इनकम टैक्स नहीं बोला, मैंने सेंट्रल कस्टम नहीं बोला, मैंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोला है। हालांकि यहां लिखा हुआ है सेंट्रल एक्साइज, मैंने लिखा नहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हालांकि मैंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसका पूरा नाम है। सर मैं सेंट्रल क्यों बोल रहा हूं? मैंने इनकम टैक्स में तो नहीं बोला सेंट्रल इनकम टैक्स, मैंने कस्टम में तो नहीं बोला सेंट्रल कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटी, मैं एक्साइज में बोल रहा हूं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी भी हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल नहीं स्टेट लगाएगी। तो हम यहां पर उन ड्यूटी गुड्स के ऊपर ड्यूटी की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल के अंडर आती है। अच्छा सर ऐसा होता है? हां, एक्साइज में होता है ऐसा, सिर्फ एक्साइज में होता है कि कुछ गुड्स के ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कुछ गुड्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। मैं आपको बता देता हूं इंडिया में सिर्फ 3 ही ऐसी गुड्स है। सर मैं जीएसटी शुरू नहीं किया अभी तक, मैं जीएसटी से पहले का डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत जल्दी मैं जीएसटी पे आने वाला हूं। एक बार मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बता रहा हूं आपको टैक्स के बारे में। सर इंडिया में ना गुड्स को डिवाइड कर दिया गया। बी.आर. अंबेडकर जी ने केजरीवाल जी को भी बुला लिया सिर्फ समझने के लिए, केजरीवाल जी पैदा भी नहीं होंगे उससे पहले बी.आर. अंबेडकर जी सब कुछ बना के जा चुके हैं। तो बी.आर. अंबेडकर जी ने केजरीवाल जी को भी बुला लिया और इधर मोदी जी को भी बुला लिया। बोले देखो भाई एक्साइज ड्यूटी तुम में से कौन लेगा? मोदी जी बोले मैं लूंगा एक्साइज ड्यूटी, तो केजरीवाल जी बोले मैं लूंगा। बोले ऐसे नहीं होता भाई, अब बांट लो आप। बोले बांट ले मतलब? बोले ऐसा है एक्साइज ड्यूटी लगती है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने पर। बोले हां सर। तो बोले ऐसे करो कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट ले लेगी, कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर सेंटर ले लेगी, इसमें क्या बात है? केजरीवाल जी ने कहा जी ठीक है, हमें सिर्फ 3 गुड्स के ऊपर ड्यूटी दे दो, बाकी सारी सेंटर रख लो। सेंटर ने बोला वाह ये तो अच्छा हो गया, मतलब केजरीवाल जी तो खुद ही सिर्फ 3 गुड्स मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में तो लाखों करोड़ों तरह की गुड्स मैन्युफैक्चर होती है जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, केजरीवाल जी सिर्फ 3 ही गुड्स मांग रहे हैं। उन्होंने बोला बोल बोल कौन सी चाहिए, ले ले 3 गुड्स। केजरीवाल ने कहा देखो जी, एक तो जो होती है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो वाली लीकर जो ठेकों पे मिलती है। हाँ, ठेकों पे, इंडिया में ठेकों पे मिलती है ना, वो बियर, विस्की, वाइन, रम, जिन, वोडका एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, ऐसे ही बस 2-4 नाम किसी सुने हुए तो मैंने बोल दिए। एनीवेज जो विस्की या जो भी मतलब लीकर है जो ठेकों में मिलती है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर जो एक्साइज ड्यूटी ना वो स्टेट को दे दो। अब मोदी जी समझ गए ये तो अर्जुन की तरह कृष्ण को ही मांग के ले गया। मतलब पैसे कमाने वाले ले दे के एक ही तो चीज है लीकर, वो तो ये ले गया। पर अब क्या करें, मोदी जी ने वचन दे दिया कि जाओ केजरीवाल पहले तुम मांग लो, और ये तो 3 ही गुड्स मांग रहा है। देखो केजरीवाल ने कमाल कर दी, क्या मांगा? लीकर के ऊपर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी हम स्टेट के नाम कर दो। बी.आर. अंबेडकर ने कहा दिया, आगे बोला जी दूसरी चीज, ओपीएम के ऊपर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी भी हमें दे दो। ओपीएम मतलब अफीम, जैसे राजस्थान में अफीम की खेती होती है तो वो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो बोला वो भी हमें दे दो। बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा जा दिया। अब समझ गए मोदी जी कि ये सब मलाई ये ले गए हैं, अब छाछ हमारे पास बचने वाली और कुछ नहीं बचने वाला। बोला जी एक आखिरी चीज, 3 चीजें गई थी ना, नैरकोटिक्स, ड्रग्स, चरस, गांजा, हीरोइन, फिल्मों वाली नहीं, चरस, गांजा, हीरोइन, इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है ना वो भी हमें दे दो। मोदी जी ने कहा जी अब हमारे पास क्या बचा है? बोले नहीं अभी तो आप कह रहे थे लाखों करोड़ों चीजें दुनिया में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है। बोले जी मेन तो ये ले गया। तब मोदी जी बोले भी ठीक है वचन दिया वो अब क्या कर सकते हैं, लेने दो इसको। तो सिर्फ 3 चीजें ऐसी है जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। 3 चीजें ऐसी है जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कौन कौन सी बताना, जरा बताना। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम और नैरकोटिक्स। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी, उन सब के ऊपर जो ड्यूटी लगेगी दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। वैसे मैं बता दूं मोदी जी भी घाटे में नहीं रहे। एक ऐसी आइटम बच गई है जिसके ऊपर मोदी जी भी खूब कमा लेंगे, और वो है टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। टबैको आइटम्स, सिगरेट, सिगार,
पान मसाला, गुटखा, रजनीगंधा, चैनी खैनी, चैन से मजा लो, वो मतलब जो भी है, चैनी खैनी, चैन से मजा लो, ये सब आइटम जो है ना, ये मोदी जी के हिस्से में आ गई। हाँ, उसके अलावा हजारों आइटम बच गई हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अलमीरा मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, टेबल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पर तो सेंट्रल को मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप इट इज क्लियर। यस, तो सर सेंट्रल के हिस्से में क्या क्या आएगा? इनकम टैक्स आएगा, कस्टम आएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आएगी, इसके अलावा एक सीएसटी होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखिए सर मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। सर देखिए इंडिया में ना जो सेल्स टैक्स है शुरू से डिसाइडेड है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। बात पहले से डिसाइडेड है कि स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा सेल टैक्स। मैं बता दूं सेल टैक्स की जो है दो कैटेगरी है। अगर आप लोकल सेल करते हो यानी कि सेम स्टेट में सेल करते हो तो उसके ऊपर वैट लगता है, और अगर आप एक स्टेट से अनदर स्टेट करते हो, इंटर स्टेट सेल करते हो, इंटर स्टेट, तो इसके ऊपर सीएसटी लगता है। हालांकि नाम सीएसटी है यानी कि सेंट्रल सेल टैक्स, हालांकि नाम सीएसटी है, हालांकि यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, लेकिन स्टिल सीएसटी का जितना भी पैसा है वो स्टेट को ही मिलता है। वैट का भी पैसा स्टेट को मिलता है, सीएसटी का पैसा भी स्टेट को मिलता है। सर एक प्रश्न मन में आता है, अब सर कितना डीप जाऊं, समझ में नहीं आता, क्या क्या समझाऊं, इतनी सारी बातें समझाने को होती है, रिवीजन क्लास में हम क्या क्या समझा दूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात बताऊंगा। देखिए सर स्टूडेंट कहता है तो सीएसटी फिर यूनियन लिस्ट में क्यों है? जब ये पैसा स्टेट का है, स्टेट को मिलना है, तो लॉ की पावर भी स्टेट के पास होगी। मैंने कहा तो फिर ये स्टेट लिस्ट में होनी चाहिए, ये एंट्री यूनियन लिस्ट में क्यों है? सर इसके पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी सुनाता हूं सर, 2 मिनट लगाऊंगा सिर्फ, आपको समझ में आ जाएगा सीएसटी का पैसा स्टेट का होता है लेकिन लिस्ट यूनियन में क्यों लिखा हुआ है। सर देखिए दिल्ली से दिल्ली में सेल होती है ना, तो इस पर वैट लगता है, पंजाब से पंजाब में सेल होती है तो वैट लगता है, हरियाणा से हरियाणा में सेल होती है तो वैट लगता है। सही बात है, सही बात है, सेम स्टेट है, कोई झगड़ा है ही नहीं। अगर दिल्ली से दिल्ली में सेल होगी तो पैसा दिल्ली को ही जाएगा, पंजाब से पंजाब में सेल होगी पैसा पंजाब को जाएगा। लेकिन सर प्रॉब्लम तब आई जब दिल्ली से हरियाणा सेल हुई, जब दिल्ली से हरियाणा सेल हुई प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली वाले कहते पैसा हमारा है, इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो हम लेंगे। हरियाणा वाले बोलते हैं अच्छा पैसा तो हमारा है, टैक्स तो हम लेंगे। दिल्ली वाले बोले क्यों भाई, हमने सामान बनाया है, हमारे यहां से आया है, हम लेंगे पैसा। हरियाणा वाले कहते हैं अच्छा हमारे स्टेट में आया है, हमारे लोगों ने खाया है, टैक्स का पैसा हम लेंगे। ये झगड़ा हो गया था, ये झगड़ा हो गया था, और झगड़े और बढ़ गए। एक बार तो दिल्ली से हरियाणा में सेल हुई थी, लेकिन उसको एग्रीमेंट एमपी में हुआ था। एमपी वाले कहते पैसा तो हमारा है, असली बात तो एमपी में हुई थी, डिस्कशन तो एमपी में हुई थी, ट्रांजैक्शन तो एमपी में हुई थी। क्या हुआ, दिल्ली से माल चला, क्या हुआ, हरियाणा वालों ने खाया, बात तो एमपी में हुई थी, पैसा तो एमपी वालों का है। ये झगड़े बढ़ गए। तब सेंट्रल बीच में आ गई, बोले रुको, इससे पहले कि तुम बिल्लियों की तरह आपस में लड़ो और कोई बंदर आके तुम्हारे खाना खा जाए, हम कुछ फैसला कर देते हैं। उन्होंने बोला देखिए सेंटर आप दूर रहिए, सेल टैक्स सिर्फ हमारा है। बोले आप ही का है, हम बीच में झगड़ा करवाने नहीं, झगड़े को सुलझाने आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए पैसा। बोले बताओ, सेंटर ने कहा लो हम बनाएंगे, पैसा स्टेट को जाएगा, लेकिन कौन सी स्टेट को जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे। स्टेट ने कहा ठीक है कर दो। फिर सीएसटी बनाया गया, सेंट्रल सेल टैक्स बनाया गया, जो यूनियन लिस्ट में लिखा गया। लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन पावर टू कलेक्ट टैक्स स्टेट के पास ही है। स्टेट ही रखेगी टैक्स, स्टेट ही कलेक्ट करेगी, स्टेट ही रखेगी। लेकिन क्वेश्चन था कौन सी स्टेट? अगर दिल्ली से हरियाणा सामान गया है तो कौन सी स्टेट टैक्स रखेगी, दिल्ली वाली या हरियाणा वाली? सर सीएसटी में यह लिखा हुआ था जिस स्टेट से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होंगी ना वो स्टेट रखेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट एमपी में हुआ तो हो, हरियाणा वालों ने खाया तो खाया, चला तो दिल्ली से था ना, तो दिल्ली वाली स्टेट रखेगी। सर मैं बता दूं हम जीएसटी कर रहे हैं, जीएसटी भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जीएसटी के अंदर तो ये सब खत्म हो गया है, सीएसटी वीएसटी सब उड़ गया है। लेकिन आपको यकीन मानो इसकी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको जीएसटी की नॉलेज आएगी भी नहीं। क्लियर? ओके। इसके अलावा एक एंट्री नंबर 92C थी जिसमें लिखा था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। एंट्री नंबर 97 था जो रेजुडरी एंट्री थी, यानी कि अगर कोई नया लॉ लेके आना था तो गवर्नमेंट 97 के थ्रू लेके आते थे, 97 के थ्रू लेके आते थे। सर्विस टैक्स हालांकि 92C से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो गवर्न होता था एंट्री नंबर 97 से। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास किन किन मैटर को लेकर पावर थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा सर, क्योंकि मैंने बोला हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। लेकिन शुरुआती दौर है, थोड़ा सा स्लो भी चलता है, धीरे धीरे मैं फास्ट होने वाला हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी।
हालांकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है। मरना है क्या स्टेट गवर्नमेंट को? मरना है क्या? हमारे किसानों की पहले ही हालत इतनी खराब है, अगर टैक्स लगाओगे तो उनकी तो हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर जरूर है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है। एंट्री नंबर 51, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नारकोटिक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एंट्री नंबर 52 की बात करूं तो एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया, यानी कि पहले ना एक होता है कि हम किसी सिटी में एंटर करते हैं ना, तो वहां पर एक अलग टैक्स लगता है जिसका नाम था ऑक्ट्रॉय। ये सब खत्म हो चुका है, तो वो एंट्री नंबर 52 में लिखा हुआ था। एंट्री नंबर 54, वैट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो वैट लगता था दिल्ली लोकल सेल, यानी कि विद इन द सेम स्टेट में जो सेल होने पर टैक्स लगाया जाता था, सेल टैक्स लगता था, उसका नाम वैट था और वो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ था। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने की, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आज तक कोई भी टैक्स नहीं लिखा गया, कोई भी टैक्स नहीं लिखा गया जो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हो। इसमें जितने भी मैटर है ना, वो सारे सिविल या क्रिमिनल मैटर है। जैसे अगर मैं बोलूं एजुकेशन का जो मैटर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। आप जानते हैं ना, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड अलग है और सीबीएसई का जो बोर्ड है वो अलग है। दिल्ली वाला हरियाणा बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, लेकिन साइमल्टेनियसली सीबीएसई का बोर्ड अलग है। मतलब सेंटर के बोर्ड अलग चलता है एजुकेशन का और स्टेट के बोर्ड अलग चलते हैं। तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर बना सकती है, दोनों गवर्नमेंट अपना अपना लॉ बना सकती है। मैरिज के ऊपर लॉ, डाइवोर्स के ऊपर लॉ, ये सारे लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन किसी टैक्स को लेकर कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ। सर अब मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं, चार्ट बड़ा काम का है, आप लोग भी बना लेना, साथ साथ बना लेना प्लीज। ये जो मैंने समझाया ना इतना, इसको सीधा क्रक्स, अगर मैं रिवीजन की बात करूं ना तो मुझे सीधा ये चार्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट मी, हमें कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है कि रिवीजन का नाम लेकर बस फटाफट कुछ भी करवा दो, जल्दी जल्दी समझा दो, बोल दो, ऐसे ही खत्म कर दो। नहीं, हम पढ़ेंगे तो ऐसे कि समझ आ जाए और याद हो जाए, वरना पढ़ने का फायदा है क्या? चाहे रिवीजन क्लास हो चाहे रेगुलर बैच हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी तो करनी पड़ती है। आइए, नेचर ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट, एंट्री नंबर। तो सर मैंने आपको जितना समझाया है वो सारा यहां फिल कर दिए। इनकम टैक्स, बोलिए कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां लिखा है? एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। एक्साइज ड्यूटी, लीकर के ऊपर कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। एंट्री नंबर 51 ऑफ द स्टेट लिस्ट में लिखा है। टबैको एंड अदर गुड्स, टबैको एंड अदर गुड्स में कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 84 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। कस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। एंट्री नंबर 92C एंड 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट में लिखा है। वैट, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। एंट्री नंबर 54 ऑफ द स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। सीएसटी, सेंट्रल सर सीएसटी जो है वो लॉ तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट लिखेंगे यहां पर। एंट्री नंबर 92A ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है जीएसटी। यस, जीएसटी, हालांकि मैं लिख रहा हूं, मैंने जीएसटी को समझाया नहीं है, जीएसटी कैसे आया अभी आने वाला थोड़ी देर में, लेकिन तब तक आप इसको याद करने के लिए लिख लो। जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई है, पंजाब से पंजाब में सप्लाई है, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में सप्लाई है, तो इसके ऊपर जो टैक्स लेगी ना वो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी, दोनों गवर्नमेंट लेगी। और इसके लिए उस पूरे स्केड्यूल में कोई एंट्री नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके लिए एक अलग आर्टिकल बनाया गया, वो कैसे बनाया गया वो सब अभी आने वाला है रिवीजन के अंदर ही। तो इसके लिए आर्टिकल 246 कैपिटल ए सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। और अगर मैं बात करूं इंटरस्टेट सप्लाई है, दिल्ली से पंजाब सेल हो रही है, दिल्ली से हरियाणा सप्लाई हो रही है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और उसके लिए जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 246A में ही लिखा हुआ है, लेकिन सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। तो प्लीज 246A1 और 246A2, A1 में इंट्रास्टेट सप्लाई पर लगने वाला जीएसटी है और A2 के अंदर इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर लगने वाला जीएसटी है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपको शायद आइडिया भी हो क्योंकि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं। एक आपने सुना होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये जो है ना ये इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है। सीजीएसटी का मतलब है जो सेंट्रल जीएसटी लेगी, एसजीएसटी का मतलब आधा हिस्सा स्टेट जीएसटी लेगा। और एक होता है इंटरस्टेट सप्लाई जिसके ऊपर आईजीएसटी लगता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। टैक्सेस दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स
और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम इंडिया में टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सर पहला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए सर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने बोला था मैं थोड़ी देर स्लो हूं फिर मैं स्पीड पे हो जाऊंगा, अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहूंगा। सर देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर लेवी जिसके ऊपर है बर्डन भी उसी की पॉकेट पे पड़ रहा है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब लेवी जिसके ऊपर बर्डन भी उसी के ऊपर, जिसकी जेब से लगेगा वही बेचारा जमा करवाएगा, वही जमा करवाएगा, वही रिटर्न भरेगा, वही गवर्नमेंट को देगा। तो लेवी और बर्डन इफ ऑन द सेम पर्सन इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। बट अगर लेवी अलग आदमी पे है, बर्डन अलग आदमी पे है, गवर्नमेंट को जमा करवाने वाला अलग आदमी है, लेकिन जिसकी जेब से निकल रहा है वो अलग आदमी है, गवर्नमेंट को कोई और जमा करवा रहा है, जेब से किसी और के निकल रहा है। आपको पता ना, जैसे मैं मेडिसिन खरीदने गया तो पैसे तो मेरी जेब से निकले, लेकिन मैं गवर्नमेंट को थोड़ी दे के आता हूं टैक्स, टैक्स तो मेडिकल स्टोर वाला दे के आता है। तो मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर लेवी है और बर्डन मेरी जेब के ऊपर है, यानी कि कस्टमर के ऊपर है। ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेवी इज ऑन वन पर्सन एंड बर्डन इज ऑन अनदर पर्सन, देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज टेल मी यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए प्लीज, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं आगे जीएसटी क्यों आए इसके बारे में बात करने वाला हूं। वाई जीएसटी, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी, आखिरकार जीएसटी को क्यों लाया जाए इसके बारे में बात करने वाला हूं। पर पहले ये बताइए आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। वाई जीएसटी, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी। देखिए सर दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, एक जीएसटी क्या है, दूसरा जीएसटी क्यों है। सर मैं ना क्या के पीछे कम भागता हूं और क्यों के पीछे ज्यादा भागता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार जीएसटी क्यों, आखिरकार जीएसटी को इंडिया में लाया ही क्यों गया। ऐसी क्या डिफेक्ट्स थे अर्लियर सिस्टम में, या ऐसे क्या डिसएडवांटेज थे अर्लियर सिस्टम में जिसकी वजह से हमें जीएसटी को लेकर आना पड़ा। जीएसटी क्या है ये तो मैं सीख ही जाऊंगा, जब मैं अपने मेन टॉपिक्स पे आऊंगा जीएसटी क्या है वो तो मुझे आ ही जाएगा। लेकिन आज मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं आखिरकार जीएसटी क्यों, वाई जीएसटी, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी। सर इसके पीछे तीन रीजंस हैं, आपने ध्यान सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड चल रहा है जीएसटी का। मैंने अभी भी जीएसटी स्टार्ट नहीं किया है, आज ही क्लास में आपको जीएसटी का बैकग्राउंड ही करवाए जा रहा हूं। जीएसटी क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे। वाई जीएसटी, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी। सर देयर आर थ्री बेसिक रीजन फॉर विच जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तीन मेन कारण है जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर वन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। सर अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस, देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर आप सामान बेचेंगे तो सेल टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप सर्विसेज देंगे तो सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप लोकल सेल करेंगे तो वैट देना पड़ेगा, दूसरी स्टेट में करेंगे तो आपको सीएसटी देना पड़ेगा। बड़े सारे टैक्सेस थे, लोग बड़ा परेशान थे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, लोग चाहते थे कुछ ऐसा हो कि सिर्फ एक ही टैक्स हो, सिर्फ एक टैक्स हो, और इसी वजह से जीएसटी को लाया गया। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के नाम से लाया गया, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस कौन कौन से थे मैं अभी डिस्कस करूंगा, एक बार मैं सिर्फ पॉइंट वाइज बता रहा हूं। दूसरा था कास्केडिंग इफेक्ट। सर कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अर्लियर सिस्टम की बात करूं ना तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स। एथिकली मोरली गलत है, सुनने में ही गलत लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, वो हमसे टैक्स ले, ये बात समझ में आती है, लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ऐसा होता था, वो कैसे होता था वो मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा था यूनिफॉर्मिटी इशू। सर यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं थी, किसी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर वैट का रेट दिल्ली में कुछ और था, हरियाणा में कुछ और था, पंजाब में कुछ और था। सर अपने आप में हर स्टेट एक अलग इंडिया बन गया था, अपने आप में हर स्टेट एक अलग इंडिया बन गया। एक अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया, कंज्यूमर सोचने लग गया मैं दिल्ली से खरीदूं तो मुझे इतने में पड़ता है, पंजाब से खरीदूं तो इतने में पड़ता है, हरियाणा से खरीदूं तो इतने में पड़ता है, सोचने लग गया वो मैं कहां से खरीदूं। सर कोई यूनिफॉर्मिटी नाम की चीज ही नहीं थी। ये तीन मेन रीजन थे सर जिनकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, कास्केडिंग इफेक्ट एंड यूनिफॉर्मिटी। आइए सर सबसे पहले वाला शुरू करते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। सर एक चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, आप इसको समझना सर, आप इसको समझना, समझने के बाद आपको कुछ बातें क्लियर होंगी कि आखिरकार जीएसटी को लाया क्यों गया। सर देखिए अर्लियर क्या था, अर्लियर क्या था, एक मिस्टर एक्स है जो मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है। ऑब्वियसली
जो मैन्युफैक्चरर है सेलर तो होगा ही होगा भाई, बना के रखेगा थोड़ी, बना के बेचेगा तो सेलर तो होता ही होता है, मैन्युफैक्चरर भी था। तो एक एक्स है जो सामान बनाता भी है और सामान बेचता भी है। सर जैसे ही उस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग की ना, जैसे उस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग की, गवर्नमेंट ने बोला भाई अब तो तेरे को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये जीएसटी से आने से पहले की बातें हैं, ये अर्लियर बात कर रहा हूं, जीएसटी आने से पहले की बात। उसने बोला जी एक्साइज ड्यूटी, बोले अरे अभी बताया था ना तेरे को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंट्री नंबर 84, अगर आप कुछ भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हो अदर देन 3 आइटम्स, ऑब्वियसली उनके ऊपर फिर स्टेट एक्साइज लगता है, वरना अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर एक्स इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करके बेचता है, इन्वर्टर बनाता है और बेचता है। जैसे इसने इन्वर्टर बनाए गवर्नमेंट आ गई, बोली एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कौन सी गवर्नमेंट आई सर? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। आप पढ़ चुके हो मेरे साथ कि अल्कोहल लीकर और अल्कोहलिक लीकर, ओपियम और नैरकोटिक्स को छोड़कर अगर आप कोई और आइटम की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, और वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब मिस्टर एक्स ने बोला जी हम इंडिया में रहते हैं, पैसे मांगोगे तो देने तो पड़ेंगे हमें, बिल्कुल देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं देना, पहले आप हमारे सेंट्रल एक्साइज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर आप रिटर्न भरना, फिर आप पेमेंट भी करना। मतलब अच्छा खासा बर्डन डाल दिया एक आदमी के ऊपर, ना सिर्फ पैसों का बर्डन बल्कि उसे बिजी भी कर दिया कि भाई तू रजिस्ट्रेशन भी करवा, रिटर्न भी भरना, अकाउंट्स भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, पेमेंट भी करना। मतलब आप बताइए सर ऐसा करने से उसका बिजनेस करना इजी हो रहा है या डिफिकल्ट? सर ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक एक ही टैक्स की बात हुई है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज ड्यूटी का सारा काम कर लेने के बाद उसने इन गुड्स को आगे बेचने का सोचा, सेल। सर सपोज उसने दिल्ली से दिल्ली में बेचने का सोचा, सपोज उसने दिल्ली से दिल्ली में बेचने का सोचा, यानी कि विद इन द सेम स्टेट, तो गवर्नमेंट आ गई, बोले वैट लगेगा। बोले जी आप कौन हो? टैक्स तो मैंने दे दिया एक्साइज ड्यूटी। बोले नहीं वो तो बनाने का टैक्स था, ये तो बेचने का टैक्स है। बोला आप हो कौन? बोले हम स्टेट गवर्नमेंट वाले, जो वैट है वो एंट्री नंबर 54 ऑफ द स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, हम आपसे वैट लेंगे। इसने बोला जी वैट ले लो, उसमें क्या इशू है? बोले ऐसे थोड़ी लेंगे, वैट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओ, वैट एक्ट के अंदर रिटर्न भरो, वैट एक्ट के अंदर पेमेंट करो। बोला जी वो तो मैं एक्साइज में, बोले वो अलग है, एक्साइज की रजिस्ट्रेशन की डेट अलग है, एक्साइज की रिटर्न भरने की डेट अलग है, एक्साइज की पेमेंट की डेट अलग है, वो मत मिक्स करो, वो अलग है। वैट की रजिस्ट्रेशन की डेट अलग है, वैट की रिटर्न भरने की डेट अलग है, वैट का पेमेंट करने का डेट अलग है। आप बताइए सर बंदे का बिजनेस करना इजी हो रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है? सर डिफिकल्ट हो रहा है सर, वो तो फंस गया बेचारा। अरे सर अभी तो दिल्ली से दिल्ली में बेच रहा है, अगर ये दिल्ली से पंजाब में बेचेगा तो ये सीएसटी देगा, सीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, सीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाने की डेट अलग है, सीएसटी का रिटर्न भरने का डेट अलग है, सीएसटी का पेमेंट करने का डेट अलग है। आप बताइए सर एक आदमी एक काम करने की सोच रहा है, मेरी बात सुनना, एक आदमी एक काम करने की सोच रहा है, सिंपली इन्वर्टर बना के बेच रहा है, उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसे एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ रही है, उसे वैट भी देना पड़ रहा है, उसे सीएसटी भी देना पड़ रहा है, उसे सेंट्रल के साथ भी डील करना पड़ रहा है, उसे स्टेट के साथ भी डील करना पड़ रहा है। और सुनिए सर, इस बेचारे ने, मैंने चार्ट में बनाया नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इस बेचारे ने यह सोच लिया कि मैं एक ट्रक खरीदूंगा और इस ट्रक को खरीदकर इन्वर्टर अपने ट्रक से पहुंचाया करूंगा, या इसने ट्रक हायर कर लिया इन्वर्टर को दूसरे शहरों में पहुंचाने के लिए या सेम सिटी में पहुंचाने के लिए। उन्होंने इससे सर्विस टैक्स भी चार्ज किया। बोले आप सर्विसेज दे रहे हो, अब आप ट्रक की सर्विसेज दे रहे हो तो आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, उसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करना पड़ेगा, उसके रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट अलग है, उसके रिटर्न भरने की डेट अलग है, उसके पेमेंट करने की डेट अलग है। बताइए सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या डिफिकल्ट ऑफ डूइंग बिजनेस? ऑफ कोर्स इट इज नॉट एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो मुश्किल हो गया। लोगों की डिमांड हो गई एक ऐसा टैक्स लेके आओ, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग करके, आज जब जीएसटी आ गया, तो क्या होगा? एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग करके इन इन्वर्टर को सप्लाई करेगा, सिर्फ जीएसटी लगेगा, सिर्फ जीएसटी लगेगा, कोई वैट नहीं लगेगा, कोई सीएसटी नहीं लगेगा, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, सारे टैक्स खत्म कर दिए, उसकी जगह एक टैक्स ले आए, यानी कि जीएसटी ले आए। दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड। जीएसटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, ये पहला रीजन है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। एंड देयरफॉर जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस की बात करूं, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस है that is subsumed in one tax, that is GST। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो टैक्सेस सबस्यूम्ड हुए वो इनडायरेक्ट टैक्स हुए हैं। कई लोग शुरू में बोलते थे इनकम टैक्स भी खत्म हो गया, लगता है वन नेशन वन टैक्स का मतलब है अब सिर्फ एक ही टैक्स रहेगा पूरी कंट्री में, मतलब इनकम टैक्स भी खत्म। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। यहां पर जब जीएसटी आया था तो 17 टैक्सेस खत्म जरूर हुए थे, लेकिन वो 17 टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनमें से कुछ सेंटर वाले हैं, कुछ स्टेट वाले हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से सेंटर वाले हैं और कौन कौन से स्टेट वाले हैं। सर आपको ये याद करना पड़ेगा और मेरी बात ध्यान सुनना, आप जरूर याद करना सेंटर वाले कौन से हैं, स्टेट वाले कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आएगा तो वो डेफिनेटली पूछेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टैक्स इज सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, विच टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नंबर 1 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। सो सेंट्रल लेवल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी, यानी कि फर्नीचर बनाओगे तो आपको पहले गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब नहीं देनी पड़ेगी। आपने लैपटॉप बनाया, आपको गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब नहीं देनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर भी हो रहा है, क्योंकि अब आपको पता है एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। लेकिन सर छोटी सी बात बोलूंगा, एक्साइज ड्यूटी खत्म जरूर हो गई है, लेकिन आज भी 6 आइटम ऐसी है जिनके मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। हालांकि आपको बहुत सारे लोग 5 आइटम बोलेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं देयर आर 6 आइटम विच आर स्टिल सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी, विच आर स्टिल सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी ऑन इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैं बता देता हूं आपको, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 5 पेट्रोलियम आइटम्स है, पेट्रोलियम आइटम है जिनको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिनके ऊपर आज भी पुराने लॉ लगते हैं, यानी कि जिनके ऊपर आज भी एक्साइज लगता है, वैट लगता है, सीएसटी लगता है। ऐसे 5 आइटम है, मैं नाम बता देता हूं। सर क्रूड पेट्रोल, पहला है क्रूड पेट्रोल, दूसरा है हाई स्पीड डीजल, तीसरा है मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, 3 हो गए, चौथा है नेचुरल गैस और 5वां है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 वो आइटम है जिनके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी ही लगती है। और 6ठी आइटम है टबैको, यानी कि सिगरेट। सिगरेट जो टबैको आइटम्स है उनके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है सर, उन 5 आइटम में और इस एक आइटम में डिफरेंस है। मेरी बात सुनना, अगर आप उन 5 आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्साइज लगेगी, टबैको की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भी एक्साइज लगेगा। उन 5 आइटम को सेल करते हैं तो वैट या सीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आप इस टबैको को सेल करते हैं तो जीएसटी लगेगा। यानी कि टबैको के ऊपर वैट और सीएसटी नहीं लगेगा, 2 आइटम लगेंगी, पहले एक्साइज ड्यूटी लगेगी फिर जीएसटी लगेगा। लेकिन उन 5 आइटम के ऊपर एक्साइज भी लगेगा या फिर वैट और सीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी उन 5 आइटम पर नहीं लगेगा। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। तो देखिए, क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सबस्यूम्ड हो गई जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से? आंसर है यस। पर क्या एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से डिलीट हो गई है इंडिया से? नहीं, अभी 6 आइटम बची हुई हैं जिनके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी है। सर दूसरा है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। ये समझना ये कैसे लिखा हुआ है। सर जैसे जो टॉयलेटरी प्रिपरेशन होती है ना, जैसे हार्पिक में भी लीकर का इस्तेमाल होता है, जैसे कोरेक्स, जैसे बेनिड्रिल, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके अंदर लीकर का इस्तेमाल होता है। सर उनके ऊपर आज भी उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, क्योंकि जो लीकर मैंने स्टेट के अंदर आती है वो तो वो वाली जो ठेकों पे मिलती है, मैंने बताया था। लेकिन जो मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन मिलती है और उनके अंदर जो लीकर होती है वो थोड़ा ना ठेकों पे मिलती है, उनके ऊपर एक्साइज ही लगती थी। लेकिन वो ना एक्साइज एक्ट उनके लिए अलग से बनाया हुआ था जिसका नाम था ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। सर वो भी हट गया, वो भी खत्म हो गई। जब एक्साइज ही खत्म हो गया तो वो होना ही था। तीसरा, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस। सर कुछ ऐसी गुड्स हैं जो स्पेशल इंपोर्टेंस है, यानी कि जो हमारी नीड की गुड्स हैं, जैसे राइस हो गया, राजमा हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इन सब के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी था ना वो अलग एक्ट से लगती थी, वो भी खत्म कर दिया। फोर्थ है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इंडिया में टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन वो अलग एक्ट बनाया हुआ था उन्होंने, वो एक्ट भी खत्म कर दिया। तो सर 4 टैक्सेस तो आप ऐसे याद कर लो कि नॉर्मल तरीके से जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो भी खत्म कर दिया, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन वाला एक्साइज ड्यूटी वो भी खत्म कर दिया, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस वाला एक्साइज ड्यूटी वो भी खत्म कर दिया, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट वाला है वो भी खत्म कर दिया। सर सुनिए, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम कॉमनली नोन एज सीवीडी। पहले जब हम फॉरेन कंट्री में से गुड्स इंपोर्ट करते थे तो एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के इस दुख को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करोगे तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी नहीं, क्योंकि आपने तो बाहर से मंगाया है, मैन्युफैक्चरिंग तो की नहीं है, तो लेकिन इंडिया वाले जो बना रहे हैं उनको एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया वालों को बोला कि आप बनाते रहो, जो आपको एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो इनको भी लगाएंगे, लेकिन एक्साइज के नाम से नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहे, तो हम इनको लगाएंगे सीवीडी के नाम से, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, नाम कस्टम ड्यूटी था,
लेकिन उसके अंदर अमाउंट वही था जो इंडियन मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग करने पर लगाया जा रहा था। तो एक सीवीडी नाम की ड्यूटी लगती थी, वो भी इंडिया से डिलीट कर दी गई। जब एक्साइज ही खत्म हो गया तो फिर इधर कस्टम में से भी वो डिलीट हो गई। नेक्स्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। इस बार है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। इंडिया में वैट लगता है, जो इंपोर्टेड गुड्स थी उनके ऊपर वैट लग नहीं रहा था, क्योंकि वो तो आपने बाहर से मंगाई है, इंडिया में लोकल सेल तो हुई नहीं है। इसलिए उस वैट को कंपनसेट करने के लिए उन कस्टम आइटम पर जो बाहर से आई हैं उनके ऊपर एसएडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी नाम का टैक्स लगाया गया था। जिस तरह काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई थी, उसी तरह वैट के इक्विवेलेंट एसएडी नाम से एक्स्ट्रा लगाया गया। जब इंडिया से वैट खत्म हो गया तो फिर वो भी खत्म हो गया, जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी था, यानी कि एडिशनल ड्यूटी था। तो दो ड्यूटी ऐसी थी जो कस्टम के ऊपर लगाई जा रही थी, एक इक्विवेलेंट टू एक्साइज और एक इक्विवेलेंट टू वैट, ये भी खत्म कर दी गई। 7, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्विस टैक्स खत्म कर दिया गया। 8, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस भी खत्म कर दिए गए। यस सर, स्टेट गवर्नमेंट से कौन कौन से टैक्स खत्म हुए? सर नंबर 1, वैट खत्म हो गया। हाँ सर बिल्कुल, वैट खत्म हो गया, लेकिन मैं बता दूं 5 आइटम पर आज भी वैट है। वही 5 पेट्रोलियम आइटम जिनके ऊपर थोड़ी देर पहले आपने बोला आज भी एक्साइज है, उनके ऊपर आज वैट भी है। ओके, अदरवाइज वैट खत्म हो गया। सीएसटी भी खत्म हो गया, लेकिन सीएसटी भी उन 5 आइटम पर आज भी है। अगर आप उस पेट्रोल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी तो लगेगा, क्योंकि उस पर पुराने लो तो नया लो तो लगा नहीं, जीएसटी तो लगता नहीं, पुराने लो लगते हैं। लग्जरी टैक्स, होटल वगैरह में जो टैक्स लगता है उसको लग्जरी टैक्स कहते हैं, वो भी खत्म हो गया। अब उसकी जगह जीएसटी लगेगा। अब अगर आप होटल में जाएंगे तो होटल वाला आपको जीएसटी का बिल काट के देगा। एंट्री टैक्स, पहले एक एंट्री टैक्स लगता था ऑक्ट्रोय, चुंगी जिसे बोलते हैं चुंगी। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते ना तो एक कर, एक टैक्स नाम था चुंगी, तो वो भी खत्म कर दिया, सबस्यूम्ड इन जीएसटी। अब जीएसटी लगेगा, चुंगी वुंगी कुछ नहीं लगने वाली। इसके अलावा एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स। यस सर, पहले आप जब मूवी देखने जाया करते थे तो वहां पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता था। अगर आप किसी वाटर पार्क में जाते थे तो वहां पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता था। अगर आप किसी कल्चरल थिएटर प्रोग्राम में जाते हो तो वहां पर भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था टिकट के ऊपर, अगर वहां पर एंट्री टिकट से होती है तो। सर गवर्नमेंट ने बोला एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स को हम खत्म करते हैं और इसकी जगह जीएसटी ले आते हैं। लेकिन जिन स्टेट के अंदर एंटरटेनमेंट टैक्स एंड अम्यूजमेंट टैक्स लोकल बॉडीज लगा रही है, यानी कि वहां की म्युनिसिपैलिटी लगा रही है, वो अभी भी कंटिन्यू ही रहेगा। जिन स्टेट में स्टेट लगा रही थी वो खत्म हो गया, उसकी जगह जीएसटी आ गया। जैसे दिल्ली में जो सिनेमा हॉल है उनके ऊपर जो पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था वो स्टेट लगाया करती थी, वो खत्म हो गया। आज अगर आप दिल्ली में सिनेमा हॉल में जाएंगे तो वहां आपको एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का बिल लगा हुआ मिलेगा। सर टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा करता था खत्म हो गया। परचेज टैक्स खत्म हो गया। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग खत्म हो गया। अब ये सब किस में आ गया? जीएसटी में आ गया। और स्टेट सरचार्ज एंड सेस जितने भी थे वो सब खत्म हो गए। नाउ दे आर कवर्ड अंडर जीएसटी। यस सर, पहला पॉइंट मैंने करवा दिया, व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। मैंने करवा दिया आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस क्या होता है, मैंने वो कंप्लीट कर दिया। सर दूसरा रीजन था जीएसटी को लेके आने का, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज टू रिमूव कास्केडिंग एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। मेरी बात सुनिए, पहले क्या था मैं उसके बारे में बात करूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सर एक मैन्युफैक्चरर एक गुड्स बनाता है 100 रुपए की, ठीक है सर 100 रुपए की गुड्स बनाता है, सबसे पहले उसके ऊपर लगेगी एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि आपने बनाई है तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। वो लगी मान लीजिए 10 रुपए की, तो आपका जो टोटल प्राइस बन गया वो हो गया 110, क्योंकि 100 रुपए का सामान बनाया आपने, 10 रुपए एक्साइज के लग गए, टोटल प्राइस हो गया 110। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं तेज ले रहा हूं साथ साथ। पहली क्लास है ना आज रिवीजन की, तो इसलिए मैंने आराम से करवाई है। अगली क्लास थोड़ी तेज रखूंगा, चिंता मत करना। आज की क्लास थोड़ा स्लो चल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ा फ्लो में आ जाओ मेरे साथ, फिर जितनी तेज बोलोगे उतनी तेज हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सर एक बंदे ने सामान बनाया, मैन्युफैक्चरिंग करी, 100 रुपए लगे, 100 रुपए पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 10%, 10 रुपए यानी कि 110। अब जब वो इस सामान को बेचता है तो इसके ऊपर वैट लगता है। मेरा क्वेश्चन है वैट किस अमाउंट पे लगेगा? वैट जितने में उसने सामान बनाया था 100 रुपए का उस पे लगेगा या 110 पे लगेगा? सर पहले क्या होता था, ये वैट 110 पे लगता था, और जब ये वैट 110 पे लगता था इसका मतलब था ये वैट कहीं ना कहीं उस 10 रुपए का जो एक्साइज है उसके ऊपर भी लग गया।
और एक्साइज अपने आप में टैक्स है और वैट उस टैक्स के ऊपर लग गया, तो ये एक तरह से टैक्स ऑन टैक्स हो गया एंड दैट इज नोन एज कास्केडिंग। कास्केडिंग का मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग। प्लीज टेल मी कास्केडिंग क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो लोग परेशान थे कि कास्केडिंग हो रहा है। मेरी बात सुनिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप बात समझ में आ गया, देखो ओरली समझाऊंगा, बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गई बात तो बात बन जाएगी। सर जिन टैक्स का हमें क्रेडिट नहीं मिलता ना, वो एक्चुअली कास्केडिंग का रीजन बनते हैं। जिन टैक्स का हमें क्रेडिट नहीं मिलता वो कास्केडिंग का रीजन बनते हैं। मैं आपको छोटी सी बात समझाऊंगा। सपोज गवर्नमेंट कह देती कि 10 रुपए का मिस्टर एक्स को क्रेडिट मिल जाएगा, और वो ये कह देते कि मिस्टर एक्स आप जो वैट है ना, वैट जो है वो चाहे आप 110 पे लगाओ, लेकिन हम आपको इस 10 रुपए का क्रेडिट दे देंगे। या आप ये मानो आपकी कॉस्ट ही 100 रुपए है, इस 10 का आपको क्रेडिट दे देंगे, इस 10 का आपको क्रेडिट दे देंगे, तो शायद कास्केडिंग नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात लिखूंगा, क्लियर हो जाएगी आपको, तो बहुत अच्छी बात है। कास्केडिंग इफेक्ट में अगर आपको इनपुट टैक्स का, जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है, अगर आपको उसका क्रेडिट मिलता है, इसका मतलब है ये इनपुट टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको मिल गया है क्रेडिट। सर देखिए, मैं अब इसको पूरा डिटेल में नहीं कर सकता, बिकॉज जब मैं रेगुलर बैच की क्लास लेता हूं तो मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लेता हूं, एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने के लिए, पर रिवीजन क्लास में पॉसिबल नहीं है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको चैप्टर आता है, आप मेरे साथ सिर्फ डिस्कशन में हो। इनपुट टैक्स का जब क्रेडिट मिल जाता है, गवर्नमेंट जहां बोलते हैं हम इस टैक्स का क्रेडिट देंगे, इसका मतलब वो टैक्स आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और साइमल्टेनियसली आपको जो है वो कास्केडिंग भी नहीं होगा, टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं होगा। लेकिन जिस इनपुट टैक्स का गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देती, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। बहुत सारी एग्जांपल है सर, बहुत सारी एग्जांपल है इसको समझाने के लिए, बट आई डोंट हैव टाइम कि सारी एग्जांपल डिस्कस करने बैठ जाऊं। जिस इनपुट टैक्स का गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है, और फिर वहां पर कास्केडिंग होता है, ये बात पहले आप मेरे कहने पर लिख लो और इसे याद कर लो, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो। थोड़ी देर के लिए इसे लिख लो और याद कर लो। इनपुट टैक्स जो आपने इनपुट पे किया है, खरीदने पे पे किया है, वट एवर द नेम जो आपने पे किया, अगर उसका क्रेडिट मिलता है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, और फिर कास्केडिंग नहीं होता। और अगर आपने इनपुट पे जो टैक्स पे किया है, अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो कॉस्ट का पार्ट बनता है और आपका कास्केडिंग वहां पे होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब आगे बताओ, आगे सुनो। देखो अर्लियर क्या था, मैं अर्लियर की बात करूंगा, अर्लियर पुराने जमाने की बात करूंगा, और आज क्या है वो साथ में डिस्कस करूंगा। सर मान लीजिए एक ट्रेडर है, ट्रेडर समझते हो आप, ट्रेडर जो सामान खरीदता है और बेचता है। इस बंदे ने सामान परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। किससे परचेज किया सर? जरूर इसने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया होगा, तभी तो सस्ता पड़ेगा इसको। मैन्युफैक्चरर ने इससे 100 रुपए का तो फर्नीचर दिया होगा, साथ में 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी के लगाए होंगे, 10 रुपए वैट के लगाए होंगे, 11 रुपए, 121 रुपए का फर्नीचर दिया होगा। मान लीजिए इस आदमी ने इस फर्नीचर को 500 में बेच दिया, ठीक है, बंदे की गुडविल है, बेच दिया। इसने कस्टमर से 500 के ऊपर वैट चार्ज किया, मान लीजिए 10%, इसके पास वैट नाम आ गया 50 रुपए, वैट आ गया 50 रुपए। मेरी बात सुनना प्लीज, वैट आ गया 50 रुपए, ठीक है सर। अब इसने टैक्स कौन कौन से पे किए? इसने एक्साइज ड्यूटी पे की, इसने वैट पे किया, इसने 2 टैक्स पे किए। गवर्नमेंट जनता से इसने कौन सा कलेक्ट किया? वैट। अर्लियर क्या था, लॉ कहता था आपको वैट का क्रेडिट तो मिल जाएगा, इस 11 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा, बट इस एक्साइज ड्यूटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा? बोले देखिए सर आप एक ट्रेडर हो। हमने बोला हाँ। आप दिल्ली के ट्रेडर हो? हमने कहा हाँ। आप ये 50 रुपए जो लाओगे वो किसको दोगे? हमने कहा जी हम दिल्ली के बंदे हैं, दिल्ली को देंगे। और किसको देंगे? बोले देखो ये पैसे आपने किसको दिए? बोले दिल्ली को। तो दिल्ली ने दिल्ली वाला वैट तो सेट ऑफ कर दिया, लेकिन एक्साइज ड्यूटी किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दिल्ली केजरीवाल बोले देखो जी आप स्टेट को तो दे रहे हो 50 रुपए, और जो सेंटर को 10 रुपए दे के आ रहे हो उसका क्रेडिट हम क्यों दें? जो पैसा आपने सेंटर को दिया उसका क्रेडिट हम नहीं देंगे। तो यहां पर अर्लियर कास्केडिंग होता था, अर्लियर यहां पर कास्केडिंग होता था, क्योंकि आपने जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे की हुई है सेंटर को, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता था। आज
आज बोलो सर आज ना वैट है ना एक्साइज ड्यूटी है, यहां पे जीएसटी है, और ना यहां पे कुछ है, यहां पे भी कुछ नहीं है, यहां पे जीएसटी है, और जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, तो देयर इज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। आज पूरा फ्लो ऑफ क्रेडिट है एंड देयर इज नो कास्केडिंग। आज कास्केडिंग नहीं है, आज कास्केडिंग नहीं है। और एग्जांपल लो, एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, मान लीजिए ब्यूटी पार्लर, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइडर है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर वाले सर्विसेज देते हैं और कस्टमर से, अर्लियर बात कर रहा हूं, अर्लियर सर्विस टैक्स चार्ज करते थे, ठीक है सर। लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले इनपुट क्या क्या परचेज करते हैं सर? वो लोग तो मसाज क्रीम परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मसाज क्रीम परचेज करी है, हाँ सही बात है, इस मसाज क्रीम के ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी पे किया होगा, वैट भी पे किया होगा, ऑब्वियसली सर। इन्होंने कोई मशीन भी परचेज की हो सकती है, जैसे वो स्टीमर वगैरह होते हैं, इसके ऊपर भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा, वैट पे किया होगा। इन्होंने कुछ एक्सपर्ट भी हायर किए हुए हैं जो इनके यहां लोगों को सर्विसेज देते हैं, वो सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। तो सर जब ये सर्विस टैक्स गवर्नमेंट जनता से कलेक्ट करता है ना ब्यूटी पार्लर वाला, तो इसने ये टैक्स दिए हुए हैं, एक्साइज प्लस वैट, एक्साइज प्लस वैट और सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको सर्विस टैक्स का क्रेडिट तो दे देंगे, इस एक्साइज का भी दे देंगे, इस वाले एक्साइज का भी दे देंगे, लेकिन इन वैट का क्रेडिट नहीं देंगे, वैट का क्रेडिट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्विस टैक्स आपने जनता से लिया है वो आप दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती हम स्टेट को दिए हुए टैक्सेस का क्रेडिट क्यों दें? हम स्टेट को दिए, वैट तो आपने स्टेट को दिया है, आप जानते हैं वैट स्टेट को जाता है, इसलिए अर्लियर जो था यहां भी कास्केडिंग हो ही जाता था, यहां भी कास्केडिंग हो ही जाता था। तो क्या हुआ? अब जीएसटी आने के बाद अब तो ये सब है ही नहीं, अब तो एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, और आप कस्टमर से भी एक ही टैक्स लोगे, जीएसटी, और जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। प्लीज टेल मी, आप लोगों को कास्केडिंग इफेक्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप इट इज क्लियर। इंटरस्टेट परचेज नो क्रेडिट ऑफ जीएसटी। अर्लियर जो था वो आप इंटरस्टेट परचेज करते हैं तो आपको जीएसटी का क्रेडिट, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, रिजल्टिंग कास्केडिंग। ट्रेडर विल नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। ऑब्वियसली ट्रेडर कस्टमर से वैट लेता है, उसे वैट का ही क्रेडिट मिल पाएगा, जो उसने टैक्सेस सेंटर को दे रखे हैं उनका क्रेडिट नहीं मिलता था। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, क्योंकि सर्विस टैक्स हम सेंटर को देते हैं तो उसे सेंटर के ही क्रेडिट मिलते थे, स्टेट वाला क्रेडिट नहीं मिलता था। हां जी, एक और छोटी सी बात डिस्कस करूंगा। एक होता है डबल टैक्स और एक होता है कास्केडिंग। बड़े सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि डबल टैक्स और कास्केडिंग सेम है, बिल्कुल भी नहीं सर। डबल टैक्स और कास्केडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। डबल टैक्स का मतलब एक ही वैल्यू पर दो अलग अलग टैक्स का लगना, कॉल्ड डबल टैक्स, और टैक्स के ऊपर टैक्स लगना कॉल्ड कास्केडिंग। तो सर एक बार मेरी बात सुन लो, एक ही टैक्स वैल्यू पर दो अलग अलग टैक्स लगना डबल टैक्स, और एक ही वैल्यू पर, सॉरी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग। सर डबल टैक्स क्या होता है? सम टाइम किसी ट्रांजैक्शन को यह डिसाइड करना मुश्किल है कि ये गुड्स है या सर्विसेज। मैं आपसे छोटे सी एग्जांपल पूछूंगा, आप मुझे बता देना ये गुड्स है या सर्विसेज। सर रेस्टोरेंट में आप गए, आपने रेस्टोरेंट में खाना मंगाया और उसका बिल आया 2000 रुपए। मैं आपसे पूछूंगा रेस्टोरेंट वालों ने आपको गुड्स दिया है या सर्विसेज दी है? बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। रेस्टोरेंट वालों ने आपको गुड्स दी है या सर्विसेज? अर्लियर बात कर रहे हैं, पुरानी बात। सर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि जो वो पनीर बटर मसाला लेके आए हैं, जो वो चपातियां लेके आए हैं, वो तो फूड है, वो तो गुड्स लग रहा है, लेकिन सर वो बना के भी तो लेके आए हैं, वो ये थोड़ी बना बनाया दे रहे हैं, वो बेचारे शेफ किचन के अंदर बना भी तो रहे हैं। इस बनाने को सर्विस कहते हैं, जो बना के दे रहे हैं वो सर्विस दे रहे हैं, और जो फूड दे रहे हैं वो गुड्स दे रहे हैं। तो सर आपको पता है गुड्स के ऊपर लगता है वैट, एक्साइज ड्यूटी, और सर्विस के ऊपर लगता है सर्विस टैक्स। दोनों सरकारें लड़ पड़ी, रेस्टोरेंट बिल पे हमारा हक, रेस्टोरेंट बिल पे हमारा हक। तो फिर फाइनली क्या रिजल्ट हुआ? बोले जी ऐसा है, अर्लियर बता रहा हूं, अर्लियर जीएसटी आने से पहले ऐसा है, मान लीजिए 1000 रुपए का बिल आया फूड का, गुड्स वाले भी लगा लो और सर्विस वाले भी लगा लो, दोनों लगा लो। तो वैट लगा करता था 10% और जीएसटी सर्विस टैक्स मान लो 6%। तो ये सर्विस टैक्स जो 6% है ना, ये उसी 1000 का है, वैट भी उसी 1000 का है, मतलब एक ही वैल्यू पर दो अलग टैक्स। इसलिए अर्लियर बोला करते थे कि रेस्टोरेंट में डबल टैक्स होता है। और आप जानते हैं पहले रेस्टोरेंट के बिल भी बड़े महंगे हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर डबल टैक्स होता था। आज तो डबल टैक्स हो ही नहीं सकता। डबल टैक्स होने के लिए दो टैक्स तो होने जरूरी है, आज दो टैक्स ही नहीं है, आज तो टैक्स ही एक है, जीएसटी, बात ही खत्म। तो डबल टैक्स रिमूव हो गया। वैसे बात हूं, जीएसटी आने के बाद इस प्रॉब्लम को बड़ा सीरियसली लिया गया
कि जैसे जो रेस्टोरेंट वाला काम है, ये फूड है, ये गुड्स है या सर्विस। इसलिए जीएसटी वालों ने एक स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल 2, मैं सिखाऊंगा आपको स्केड्यूल 2। उन्होंने बोला इसमें हम उन सभी आइटम को लिख रहे हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है, और हमने हर एक का आंसर लिखा है कि ये गुड्स है या सर्विस है। हम एक मानेंगे, या तो सप्लाई गुड्स की मानेंगे या सर्विस की मानेंगे, मिक्स नहीं मानेंगे। और उसमें रेस्टोरेंट वाले बात भी लिखी हुई है, और उन्होंने रेस्टोरेंट को सर्विस माना है, मैंने बता दिया। कास्केडिंग, सर कास्केडिंग पहले होती थी, पहले एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, फिर उसके ऊपर वैट भी लगता था, तो जो वैट था वो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी लग जाता था, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग। लेकिन अब सर टैक्स ही एक है, कास्केडिंग पॉसिबल ही नहीं है, अब कास्केडिंग पॉसिबल ही नहीं है। सर तीसरा मेन रीजन था जीएसटी को लेके आने का, यूनिफॉर्मिटी। यस सर, ये बहुत बड़ा रीजन था। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है पहले क्या था ना, देखिए सर, एक गुड्स के ऊपर, देखो अलग गुड्स के ऊपर अलग रेट होना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली बोलूं, अलग गुड्स के ऊपर अलग रेट होने भी चाहिए, टैक्स के रेट अलग होने चाहिए। भाई नमक के ऊपर रेट 0% होना चाहिए ना, लेकिन 25 लाख की गाड़ी कोई खरीद रहा है तो उसके ऊपर तो टैक्स का रेट 20%, 30% होना चाहिए। अमीर आदमी है वो तो दे देगा। सर शुगर, राजमा, रोटी, इनके ऊपर तो रेट कम होना चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब एक गुड्स के ऊपर जो रेट है वो हर स्टेट में अलग अलग है। एक कार है जिसके ऊपर दिल्ली में रेट 16% है, पंजाब में रेट 12% है। लोग पंजाब से कारें खरीद के दिल्ली में जा रहे हैं, भाई 4% बचता है, 4% बचता है। 10 लाख की गाड़ी है, आपका सीधा सीधा 40,000 रुपए, 4 लाख रुपए बच गया, 4% बच गया। अरे सही है, वहां कार सस्ती पड़ती है, सेम कार है, सेम कंपनी है, 40,000 रुपए का फर्क आ रहा है, बढ़िया बात है, वहां से खरीद लेते हैं। सर यूनिफॉर्मिटी थी नहीं, पूरे स्टेट्स अपने आप में अलग इंडिया बन गया, यूनिफॉर्मिटी लाई गई। अब जीएसटी पूरे इंडिया में सेम है। अगर नमक का रेट दिल्ली में 0% है तो हरियाणा में भी 0 है, पंजाब में भी 0 है। गाड़ी का रेट अगर 20% है, मान लो 28% है इंडिया में, दिल्ली में, तो पूरी हर स्टेट में सेम कार का रेट सेम होएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। ये तीसरा रीजन था जिसकी वजह से जीएसटी लाया गया। यूनिफॉर्मिटी में एक और बात थी, टैक्सेबल इवेंट। पहले बड़े सारे टैक्सेबल इवेंट थे। आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आपने सेल किया, सेल टैक्स लगेगा। आपने सर्विसेज दी, सर्विस टैक्स लगेगा। नाउ देयर इज वन टैक्सेबल इवेंट। पहले यूनिफॉर्मिटी तो यहां पे आई, आज सिर्फ एक टैक्सेबल इवेंट है और वो है सप्लाई, और वो है सप्लाई। नाउ देयर इज वन टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। अब कोई और टैक्स नहीं है, कोई और टैक्सेबल इवेंट नहीं है। बाकी वैट रेट मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। नाउ देयर विल बी यूनिफॉर्म रेट्स, सब रेट बराबर है, हर स्टेट में सेम है। प्लीज टेल मी, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आज की क्लास हमारी जीएसटी की रिवीजन की पहली क्लास थी, लेकिन हमने इसमें क्या पढ़ा है? बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। आज हमने जीएसटी शुरू नहीं किया है, अगली क्लास में हमारा जीएसटी का रिवीजन शुरू होगा। और आज ही क्लास मैंने थोड़ी स्लो रखी थी, बहुत सिंपल रीजन था सर आज ही क्लास स्लो रखने का। मैं बस ये चाहता था, मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपको एक बार ना जीएसटी का बैकग्राउंड समझ में आ जाए। और ट्रस्ट मी, ये भी रिवीजन है। जब जो मुझे लगता है हमारी क्लास मैक्सिमम 1 घंटे की होगी, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास चली होगी। जब मैं इतना ही कंटेंट अपने रेगुलर बैच में करवाता हूं तो मेरी कम से कम 2.5 घंटे की 2 से 3 क्लासें लग जाती है, मतलब 6-7 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं, वहां टाइम लगता है। लेकिन आज ही क्लास मैंने फिर भी थोड़ी सी लिटिल बिट स्लो रखी। अगली क्लास से हमारी रिवीजन क्लास फास्ट हो जाएगी। आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी करवाया, बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्यों आया। अगली क्लास में देखिए हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, और अगली क्लास में हम हमारा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी खत्म कर देंगे। चलिए प्लीज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।